जेएस एजुकेशन ऑनलाइन चैनल के माध्यम से जो हम सीरीज चला रहे हैं यूपी बीएड सेकेंड ईयर और फर्स्ट ईयर के लिए, यानी कि थ्योरी में हमारा टारगेट रहने वाला है 90% से अधिक अंक प्राप्त करवाना। 90% से अधिक अंकों के लिए हम ये सीरीज चला रहे हैं। इसके अंतर्गत आपका टॉपिक चल रहा है इस समय ज्ञान एवं पाठ्यक्रम। इसके अंतर्गत जो क्वेश्चन बनता है वो क्वेश्चन बनता है आपका ज्ञान का अर्थ, परिभाषा, प्रकृति और विशेषताएं। तो यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है बीएड के लिए। ये क्वेश्चन यहाँ से आप तैयार कर सकते हैं कि बीएड परीक्षा में आप किस प्रकार से ये क्वेश्चन लिखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का अपना क्वेश्चन। तो सबसे पहले देखिए किस तरीके से पुराने वर्षों में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ज्ञान का अर्थ, परिभाषा, प्रकृति को स्पष्ट करते हुए ज्ञान की विशेषताओं की विवेचना कीजिए। 2020 में पूछा गया है। फिर दोबारा से ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ज्ञान क्या है, ज्ञान के विभिन्न प्रकार की व्याख्या उपयुक्त उदाहरणों की सहायता से वर्णित कीजिए। 17-18 में रिपीट हुआ है। और ज्ञान की प्रकृति को स्पष्ट कीजिए। ज्ञान प्राप्त करने के मुख्य स्रोतों पर चर्चा कीजिए। यानी कि ज्ञान का अर्थ, परिभाषा, प्रकृति, विशेषता और जो भी स्रोत हैं उनकी बार बार जो है पुनरावृत्ति हो रही है परीक्षा में, तो इस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखेंगे हम ज्ञान का अर्थ। ज्ञान का अर्थ हमने पिछली क्लास में भी समझाया था, फिर से एक बार ज्ञान का अर्थ समझ सकते हैं आप। मीनिंग ऑफ नॉलेज का क्या मतलब होता है। ज्ञान शब्द संस्कृत की ज्ञा धातु से बना है, जिसका प्रयोग जानना के अर्थ में किया जाता है। यानी कि जो ज्ञा धातु है संस्कृत की, वहां से ज्ञान शब्द की उत्पत्ति हुई है और उसका मतलब होता है जानना। जानना किसी चीज को क्या हुआ, आपका ज्ञान हुआ संस्कृत के अनुसार। ज्ञान के लिए अंग्रेजी भाषा में प्रयुक्त नॉलेज शब्द का संबंध भी जानने के साथ है। इस प्रकार ज्ञान का अर्थ है जानकारी। सामान्य अर्थ में इस जानकारी का संबंध किसी व्यक्ति, वस्तु, घटना एवं किसी भी क्षेत्र से संबंधित सूचनाओं से हो सकता है। यह आवश्यक नहीं है कि व्यक्ति को इस सूचना के संबंध में सही समझ हो। कहने का मतलब यह है कि कोई भी जानकारी जो व्यक्ति को मिलती है, चाहे वो किसी घटना के बारे में हो, वो किसी व्यक्ति के बारे में हो, किसी वस्तु के बारे में हो, किसी क्षेत्र से संबंधित हो, तो वो सूचना मिलती है, वो जानकारी मिलती है। चाहे वो सही हो या गलत हो, वो क्या होता है, एक तरीके से ज्ञान के क्षेत्र में आता है। उदाहरण के लिए व्यक्ति को विभिन्न ऐतिहासिक घटनाओं की जानकारी तो हो सकती है, परंतु यह आवश्यक नहीं है कि उसके अनेक कारण एवं परिणामों की भी समझ हो। यानी कि कोई हमें ऐतिहासिक घटना का पता है कि ये जो गंगा नदी बह रही है ये बहुत पुरानी है, ऐतिहासिक है, या यहाँ पर जो है प्राचीन काल में ये होता था, लेकिन उसके कारण क्या थे, उसके परिणाम क्या होता है, उस घटना के हमें नहीं पता है। आरंभ में व्यक्ति का ज्ञान इसी प्रकार के सामान्य सूचनाओं पर आधारित होता है। यानी कि जब शुरुआत होती है किसी ज्ञान के लिए, तो शुरुआत में इन सामान्य जानकारियों से ज्ञान की शुरुआत होती है। अब उस घटना या उस स्थिति के बारे में जब समझ बूझ, चिंतन व तर्क के लिए कोई स्थान नहीं होता, लेकिन आयु के साथ साथ व्यक्ति की मानसिक शक्तियों का विकास होता है और उसका ज्ञान भी परिपक्व होने लगता है। यानी जब व्यक्ति बाल्यावस्था में होता है, बालक होता है, तो किसी घटना के बारे में बस उसे जानकारी होती है कि ये चीज ऐसी है, तो उसका ज्ञान इतना होता है। उसके बाद उस जानकारी में वो अपने तर्क वितर्क, मानसिक शक्तियों से जो है उस जानकारी की गहन अध्ययन करता है, उस जानकारी के परिणामों को, कारणों को जानता है, तो वो क्या होता है, उसका ज्ञान परिपक्व होता रहता है। यानी कि किसी भी जानकारी, किसी वस्तु, व्यक्ति, घटना, क्षेत्र के बारे में जानकारी जो मिलती है, जो सत्य है, वह ज्ञान है। इसे कुछ परिभाषाओं से समझ सकते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे यहां पर ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार नॉलेज का अर्थ क्या है, किसी विशेष तथ्य, स्थिति को जानना। यानी कोई विशेष तथ्य है, कोई विशेष स्थिति है, उसके बारे में हमें जानकारी हो गई है, तो वो क्या हो गया, ज्ञान हो गया। यानी कि हमें पता है कि उस जगह पर पानी है, तो वो क्या हुआ, एक विशेष स्थिति, विशेष जगह हो गई, विशेष क्षेत्र हो गया, वहां पर पानी है, इसकी जानकारी हमें है। जो लोक के अनुसार दर्शन चीजों को वास्तविक रूप में जानना ही ज्ञान कहलाता है। हमारा सारा संसार अनुभव पर आधारित है। यानी कि जो चीजें दर्शन, यानी कि हम देख रहे हैं, जिन्हें वास्तविक रूप से हम अनुभव कर रहे हैं, जिनके बारे में हम जानकारी ले रहे हैं, तो ऐसी जानकारी क्या हुई, ज्ञान हुआ। यानी कोई चीज हमने देखी, किसी चीज का हमने अनुभव किया वास्तविक रूप से, तो उसकी जब जानकारी हमें प्राप्त हो गई, तो वो क्या हुआ, एक तरीके से ज्ञान हुआ। तो
तो ज्ञान के अर्थ और परिभाषा इससे पिछली क्लास में भी हमने बहुत डिस्कस किया है, आप वहां से भी वो वीडियो देख सकते हैं और ज्ञान की परिभाषा और अर्थ को समझ सकते हैं इस क्वेश्चन से जोड़ने के लिए। अब शब्दकोश में ज्ञान के निम्नलिखित अर्थ हैं, यानी कि जो शब्दकोश है हमारे डिक्शनरी है उसके अनुसार जो ज्ञान के बहुत सारे अर्थ हैं। सूचना, इसके अनुसार किसी प्रकार की जानकारी, सूचना यानी कि इंफॉर्मेशन प्राप्त करना ही ज्ञान कहलाता है। अध्यापक द्वारा दी गई जानकारी छात्रों के लिए ज्ञान है। यानी कि सूचना का जो शब्दकोश है सूचना के आधार पर, तो उसके आधार पर ज्ञान क्या हुआ, हमें कहीं से कोई जानकारी मिल गई, हमें कहीं से कोई सूचना मिल गई, चाहे वो कोई किताब हो, कोई व्यक्ति हो, या कोई और माध्यम हो, टेलीफोन हो, टीवी हो, या आपका जो आपकी इंटरनेट है उसके द्वारा हमें जानकारी या सूचना हमें प्राप्त हुई, या जो हमारे अध्यापक हमें कक्षा में सिखाते हैं, यानी कि एक अध्यापक जब छात्र को जो सूचना दे रहा है तो वो क्या हुआ, छात्र के लिए ज्ञान हुआ। जो सूचना अध्यापक ने छात्र को दी या जो जानकारी या सूचना हमने इंटरनेट से या किताबों से ली वो क्या हुआ, एक तरीके से ज्ञान हुआ। यानी कि जो सूचना हमें मिलती है, वैलिड सूचना, जो सही सूचना होती है, तो वो क्या होता है, ज्ञान होता है। सीखना, इसके अनुसार किसी प्रकार की जानकारी, सूचना प्राप्त करना ही ज्ञान कहलाता है। अध्यापक द्वारा दी गई जानकारी छात्रों के लिए ज्ञान है। यानी कि अध्यापक ने कोई जानकारी दी, कोई चीज सिखा दी, तो वो क्या हो गया, ज्ञान हो गया। कि पहले हमें गणित में मान लीजिए हमें गुणा का ज्ञान नहीं था, तो अध्यापक ने हमें गुणा करना सिखा दिया, तो हमें क्या हुआ, वहां पर गुणा का ज्ञान हो गया। या हमें पहले जो था इंग्लिश का ज्ञान नहीं था, हमने इंग्लिश की कक्षा ली, 6-7 महीने उसकी प्रैक्टिस की, हमारे अध्यापक ने हमें जो है इंग्लिश सिखा दी, तो हमें क्या हुआ, इंग्लिश का ज्ञान हो गया। यानी सीखना भी एक तरीके का ज्ञान है। निश्चित विश्वास, निश्चित विश्वास ज्ञान का अभिप्राय यह है कि वे निश्चित विश्वास जिन तक हम अपने तर्कपूर्ण चिंतन, मनन या अनुभव के आधार पर पहुंचते हैं, वो क्या है, ज्ञान है। यानी कि कोई निश्चित विश्वास है कि वो चीज वैसी ही है, हमें कोई उस पर विश्वास है। मान लीजिए भगवान जो हैं तो उसके लिए हमारा क्या हुआ, निश्चित विश्वास हुआ, तो वो क्या हुआ, एक तरीके का ज्ञान हुआ कि इस दुनिया को चलाने वाले कौन है, प्रभु हैं, या जो भी आप जिसे भी मानते हैं, गॉड है, या जो भी आपके जिस चीज को भी आपका निश्चित विश्वास है जिस जानकारी में, तो वो क्या हुआ, आपके लिए एक तरीके से ज्ञान हो गया, जिस चीज में भी आपका निश्चित विश्वास है। अब वर्तमान में हमें जो ज्ञात है वह हमारा ज्ञान है। एक लाइन निकल कर आती है, यानी कि जो चीज हमें ज्ञात है, यानी जिसकी हमें जानकारी है, जिसकी हमें नॉलेज है, और वो नॉलेज, वो जानकारी वैलिड है, यानी कि सत्य है, तो वो क्या है, एक तरीके से हमारे लिए हमारा वो ज्ञान है। यानी जितनी जानकारी, जितनी सूचना, जितनी नॉलेज हमें है, तो वही हमारा ज्ञान है। तो ज्ञान का मतलब यहां पर ये निकल कर आता है। अब ज्ञान की प्रकृति के बारे में देखते थे कि ज्ञान की प्रकृति के लिए जो है कुछ बिंदुओं द्वारा हम स्पष्ट करेंगे ज्ञान की प्रकृति होती क्या है, नेचर कैसा होता है ज्ञान का। ज्ञान बौद्धिक है, सबसे पहला जो बिंदु है इसका ये पॉइंट है, ज्ञान बौद्धिक है। इसके बारे में प्रसिद्ध यूनानी दार्शनिक प्लेटो ने सब प्रत्ययों को जन्मदाता मानते हैं। उनका मानना है कि आत्मा में सब प्रत्ययों के संस्कार जन्म से ही होते हैं। उपरोक्त विचारक के अनुसार ज्ञान का स्वरूप बौद्धिक है तथा यह जन्मजात प्रत्ययों के रूप में व्यक्ति के बुद्धि में निहित रहता है। इस प्रकार इस मान्यता के अनुसार व्यक्ति की बुद्धि ही ज्ञान का स्रोत है, इसके बिना ज्ञान की प्राप्ति संभव नहीं है। यानी कि ज्ञान की प्रकृति क्या है, ज्ञान जो है, ज्ञान की प्रकृति, ज्ञान के नेचर में जो है बुद्धि निहित है। यानी कि बिना बुद्धि के हम ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। यानी किसी के अंदर बुद्धि नहीं है, कोई बुद्धिहीन प्राणी है या मान ली कोई बुद्धिहीन चीज है, वो जानवर हो सकता है, तो उसे वो ज्ञान नहीं होगा। जिसके अंदर जिस प्रकार की बुद्धि होगी उस प्रकार का उसके अंदर ज्ञान होगा। यानी कि तीव्र बुद्धि है, अधिक बुद्धि है, तो उसके अंदर अधिक ज्ञान होगा। अगर बुद्धि की मात्रा कम है तो वो जो है उसे ज्ञान कम होगा। तो सबसे पहली जो प्रकृति के रूप में निकल के आती है, ज्ञान की प्रकृति कैसी हुई, ज्ञान की प्रकृति हुई बौद्धिक, यानी ज्ञान की प्रकृति बौद्धिक होती है। अगली प्रकृति के बारे में अगली बात क्या है, ज्ञान आध्यात्मिक है। यानी कि अगली प्रकृति क्या है, ज्ञान की आध्यात्मिक। कुछ दार्शनिक ज्ञान की प्रकृति को आध्यात्मिकता की देन मानते हैं। उनके अनुसार अंतः प्रज्ञा अथवा अंतर ज्ञान मानवीय ज्ञान का एक महत्वपूर्ण पक्ष है। उपरोक्त अंतः प्रज्ञा मनुष्य के अंदर होती है, इसका स्वरूप सार्वभौमिक होता है,
अतः संसार रूप से प्राप्त आत्म तत्व का ज्ञान सीमित होता है, जबकि अंतः प्रज्ञा के असीमित व अनंत होने के कारण उससे प्राप्त ज्ञान भी असीमित और अनंत होता है। व्यक्ति के जीवन का लक्ष्य परम तत्व की प्राप्ति अथवा आत्मज्ञान प्राप्त करना है, और वह आत्मज्ञान अंतः प्रज्ञा के द्वारा ही संभव है। यानी कि ज्ञान की प्रकृति को कुछ विद्वानों ने माना है कि ज्ञान की प्रकृति आध्यात्मिक है। आध्यात्मिक होने के कारण ही जो हमारे अंदर अंतः प्रज्ञा होती है, यानी हमारा जो अंतर्ज्ञान होता है, मानव का जो अंतर्ज्ञान होता है, उसके माध्यम से जो है हम ज्ञान को जो है एक असीमित और अनंत सीमा तक प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि उसकी कोई सीमा नहीं होती, उसका कोई जो है अंत नहीं होता। इस प्रकार का हमें ज्ञान प्राप्त हो जाता है जब हमारे अंदर अंतः प्रज्ञा अंतर्ज्ञान होता है। इस चीज को मानते हैं कुछ दार्शनिक, यानी कुछ विद्वान कहते हैं कि ज्ञान जो है आध्यात्मिक है। अगर हमारे अंदर आध्यात्मिकता होगी, जितना हम आध्यात्मिकता से जुड़ेंगे तो उतना ही जो है हमारे ज्ञान में वृद्धि होगी। जो यहाँ का जो ज्ञान है, यानी भौतिक संसार का जो ज्ञान है वो सीमित है, उसकी ज्ञान की सीमा है, उसके ज्ञान की जो है कभी ना कभी लास्ट हो जाता है कि इस जानकारी के बाद जो है कुछ नहीं है। लेकिन अगर हमारे अंदर आध्यात्मिकता है, आध्यात्मिकता को हम बढ़ाते हैं तो अंतः प्रज्ञा अंतर्ज्ञान हमारा उत्पन्न होता है। उसके माध्यम से हमारा ज्ञान जो है असीमित और अनंत तक फैल जाता है। तो ज्ञान की प्रकृति के अंतर्गत ज्ञान प्राप्त होने के लिए या ज्ञान की जो प्रकृति होती है वो आध्यात्मिक होती है। अगला जो आपका टॉपिक आता है वो है ज्ञान अनुभवात्मक है। यानी कि ज्ञान क्या है? अनुभवात्मक है। आपके एक्सपीरियंस के माध्यम से ज्ञान आता है, यानी कि जिसके पास जितना एक्सपीरियंस है, जितना अनुभव है, उसके अनुसार उसका ज्ञान में वृद्धि होगी। तो ज्ञान की प्रकृति क्या हुई? अनुभवात्मक हुई, यानी कि उसका नेचर, उसकी प्रकृति जो हुई अनुभवात्मक हुई, यानी कि अनुभवों से जो है ज्ञान प्राप्त होता है। तो विभिन्न दार्शनिकों के अनुसार ज्ञान जन्मजात होता है, परंतु इस मत यानी कि ज्ञान अनुभवात्मक है के समर्थक दार्शनिक उपरोक्त विचारधारा को सिर से नकार देते हैं। उनके अनुसार ज्ञान का जन्म अनुभव से होता है। यानी कि कुछ विद्वान कहते हैं कि ज्ञान जन्म से नहीं होता, ज्ञान जो है अनुभवों से होता है। जो मनुष्य अपने जीवन में पैदा होने के बाद अनुभव लेता है, अपने वातावरण से, माता पिता से, अपने समाज से, अपने आसपास से जो देखता है, अनुभव मिलते हैं उसे, तो जो भी उसके एक्सपीरियंस होते हैं उनसे उसे ज्ञान मिलता है। मान लीजिए बच्चे ने कोई गर्म चीज छू दी तो उसे अनुभव हुआ कि इसको गर्म चीज छूने से हाथ जल रहा है। तो उसका अनुभव कैसा हुआ कि उसे पता चल गया उस चीज का, उसका ज्ञान हो गया कि ये चीज गर्म है, इसके छूने से हानि होती है, यानी कि गर्म चीज को नहीं छूना चाहिए। इस तरीके से उसे ज्ञान प्राप्त हुआ अपने अनुभव से। इस अनुभव का आरंभ रूप संवेदना, इसके बिना ज्ञान की प्राप्ति संभव नहीं है। यह संवेदना ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से होती है। जब हमारी आंख, नाक, कान आदि इंद्रियां बाहरी वस्तुओं के संपर्क में आती है तो हमारे मस्तिष्क के ज्ञान केंद्र को, उसको जो प्रथम आभास मात्र होता है वही संवेदना होती है। यानी कि जो हमारी इंद्रियां हैं, हमारे आंख हैं, नाक है, कान है, त्वचा है, तो जो हमारी इंद्रियां होती हैं जो, तो उसके माध्यम से हम कोई चीज छूते हैं, देखते हैं, तो उससे हमें जो भी आभास होता है, जो भी हमें अनुभव होता है, वो क्या होते हैं? हमारे संवेग होते हैं, यानी संवेदनाएं होती हैं। हमें कुछ किसी चीज को देखकर खुशी मिल रही है, या किसी चीज को देखकर हमें दुख मिल रहा है, या किसी चीज को सूंघकर हमें अच्छा लग रहा है या बुरा लग रहा है, कोई आवाज हमें अच्छी लग रही है या बुरी लग रही है। इस तरीके से हमारे क्या हुए, जो उनको आभास हुआ हमारी इंद्रियों के द्वारा, हमारे मस्तिष्क को जो पहला आभास हुआ, यानी सबसे शुरू में हमें कोई आभास होता है तो वो क्या हुई? संवेदना हुई। तो उन संवेदनाओं से, इसी संवेदनाओं के आधार पर व्यक्ति के विभिन्न प्रकार के अनुभव प्राप्त होते हैं। यानी जैसी संवेदना उसे मिली तो उसी के अनुसार उसके अनुभव बने कि ये चीज अच्छी है, ये चीज गलत है, उसके अनुभव हुए। यही अनुभव ज्ञान का स्रोत है, यानी कि अनुभव ही ज्ञान दिलाते हैं। तो इसके लिए ज्ञान की प्रकृति भी अनुभवात्मक हुई, यानी कि जिस चीज से हमें ज्ञान मिल रहा है तो ज्ञान अनुभव के बिना नहीं मिल सकता। तो अनुभव के अनुसार इन्हीं अनुभवों से ज्ञान आरंभ होता है और इन्हीं के साथ समाप्त हो जाता है। इस प्रकार ज्ञान की प्राप्ति की प्रक्रिया जन्म से मृत्यु तक चलती रहती है। इस विचार के अनुसार ज्ञान को पैदा करने वाला अनुभव है। जब इंद्रियों के द्वारा ज्ञान के आरंभिक तत्व मिलते हैं तो बुद्धि उसका आगे विस्तार करती रहती है। यानी कि अनुभवों के द्वारा हमें ज्ञान प्राप्त होता है। तो हमारी प्रकृति की जो ही ज्ञान की प्रकृति कैसी हुई, ज्ञान का नेचर कैसा हुआ, एक तरीके से अनुभवात्मक हुआ। तो ज्ञान की नेचर के बारे में हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। तो ज्ञान का नेचर क्या? अगला बिंदु जो होता है वो होता है ज्ञान समन्वयात्मक है। यानी समन्वयात्मक मतलब
कि एक दूसरे से तालमेल बनाना। समन्वयात्मक का मतलब केवल इंद्रिय अथवा बुद्धि द्वारा ज्ञान की प्राप्ति असंभव है। इस रूप में ज्ञान जन्मजात एवं अनुभवजन्य होता है। उपरोक्त दृष्टिकोण के अनुसार ज्ञान बौद्धिक अनुभवात्मक दोनों प्रकार का है, अर्थात ज्ञान के लिए इंद्रिया अनुभव भी चाहिए और बुद्धि भी होनी चाहिए। बुद्धि के द्वारा ही इंद्रियों से प्राप्त अनुभव सार्थक होता है। यह सार्थकता जो है उन्हें ज्ञान स्वरूप में प्राप्त होती है। उदाहरण के लिए व्यक्ति को इंद्रियों के द्वारा जीवन में घटने वाली विभिन्न घटनाओं की संवेदना होती है। बुद्धि के द्वारा वह उन घटनाओं के विभिन्न पहलुओं पर विचार करता है, तर्क वितर्क करता है, उनके कारण वह परिणामों का विश्लेषण करके वह किसी निष्कर्ष पर पहुंचता है। इस प्रकार इंद्रिय व बुद्धि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। उपरोक्त जो भी अध्ययन है उससे स्पष्ट होता है ज्ञान का स्वरूप समन्वयात्मक है। यानी कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए इंद्रियों द्वारा हमें अनुभव मिलता है, यानी कि हमारे आंख कान नाक गला जो भी हमारी इंद्रियां हैं तो उनके माध्यम से हमें अनुभव मिले। उन अनुभवों से हमें ज्ञान तो मिल गया, लेकिन उस ज्ञान का विश्लेषण, उस ज्ञान का तर्क वितर्क करना, उस पर विचार करना, उसका प्रचार प्रसार करना कि वो ज्ञान किस प्रकार का है, तो उसके लिए हमें बुद्धि की आवश्यकता होती है। तो इंद्रिय और बुद्धि दोनों का तालमेल, दोनों का समन्वय जो है ज्ञान का स्रोत है। यानी कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए इंद्रिय भी चाहिए और बुद्धि भी होनी चाहिए। इंद्रियों का अनुभव भी जरूरी है और जो है बुद्धि का जो है तर्क वितर्क जो भी विचार विमर्श करने की शक्ति है वो भी जरूरी है। तो इंद्रियों और बुद्धि के बीच में जो समन्वय होता है तो उसके माध्यम से हमें ज्ञान प्राप्ति में और परिपक्वता आती है। तो ज्ञान का जो अगली प्रकृति होगी वो होगी समन्वयात्मक प्रकृति। तो ज्ञान की 4 प्रकार की प्रकृतियों की बात की। अब प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि ज्ञान के प्रकार। अब ज्ञान के प्रकार हमने पिछले अपनी क्लास में विस्तृत रूप से चर्चा की है, तो इसके लिए आप हमारी ओल्ड क्लास देखेंगे। तो ओल्ड क्लास में ज्ञान के जो भी वो हैं आपके पॉइंट वो दिखाए जाएंगे और उसके अलावा ज्ञान के स्रोत भी पुरानी क्लास में हम इस पर विस्तृत चर्चा कर सकें। ओल्ड क्लास देखेंगे इसके लिए भी। तो ये ज्ञान के स्रोत जैसे पुस्तक बताई थी हमने, अनुभव बताए थे, प्रकृति बताई थी, इसके अलावा हमने कम से कम 15-16 ज्ञान के स्रोतों पर चर्चा की थी। उसके अलावा भी बहुत विस्तृत चर्चा है ज्ञान के स्रोतों पर। तो इसके लिए आप हमारी पुरानी क्लास देखेंगे, उसके आधार पर यहाँ से उस क्वेश्चन को तैयार करेंगे। ज्ञान के स्रोत कई बार रिपीट हुए हैं। ज्ञान की विशेषता। अब ज्ञान की विशेषता के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। ज्ञान की विशेषता। शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति के ज्ञान का विकास करना होता है। इस ज्ञान का स्रोत इंद्रिया, अनुभव, तर्क, आप्त वचन कुछ भी हो सकते हैं। यानी कि ज्ञान का क्या काम है, शिक्षा का क्या उद्देश्य है, ज्ञान का विकास करना। यानी कि जो शिक्षा हम लेते हैं इसलिए तो लेते हैं कि हमारी जो ज्ञान है, जो हमारी नॉलेज है उसकी डेवलपमेंट हो। तो और उस ज्ञान का जो स्रोत है वो क्या क्या है, हमारी इंद्रियां हैं, हमारे तर्क वितर्क हैं, हमारे आप्त वचन यानी कि जो हमारे महापुरुषों ने जो वचन कहे हैं या जो विद्वानों ने जो लाइनें लिख दी हैं, जो चीजें सिद्ध कर दी हैं, तो उस ज्ञान को हम जब किताबों द्वारा हमारे शिक्षक हमें बताते हैं तो वो क्या हुए, आप्त वचन हुए, तो वो भी हमारे ज्ञान का स्रोत है। इसके अलावा किताबें, आपका प्रकृति, यानी कुछ भी हो सकता है जो कि ये चीजें जिनसे हमें जानकारी मिलती है, जिनसे हमें ज्ञान मिलता है, वो ज्ञान के स्रोत हो गए। दूसरे शब्दों में शिक्षा का उद्देश्य ज्ञान प्राप्त करना है। यानी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता ही ज्ञान प्राप्त करना है। आपको सामाजिक ज्ञान हो, आपको व्यावहारिक ज्ञान हो, आपको चारित्रिक ज्ञान हो, आपको मानसिक ज्ञान हो, आपको सभी प्रकार के ज्ञान की प्राप्ति कराना शिक्षा का उद्देश्य होता है। यह ज्ञान व्यक्ति अपने अनुभवों से, विषय विशेषज्ञों से, विभिन्न प्रमाणिक ग्रंथों के आधार से प्राप्त करता है। यानी कि जो हमारे अनुभव है उनसे तो हम ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन हम विषय विशेषज्ञ से भी ज्ञान प्राप्त करते हैं। जैसे मान लीजिए हमें साइकोलॉजी के बारे में जानकारी लेनी है, तो उसके लिए हम साइकोलॉजी के जो स्पेशलिस्ट होंगे उनके पास जाएंगे और उनसे जो भी जानकारी हमें मिलेगी तो उससे हमें जो भी ज्ञान मिलेगा एक तरीके से वो पुष्ट होगा। विभिन्न प्रमाणिक ग्रंथ, यानी कि जो प्रमाणिक ग्रंथ है जो विद्वानों ने लिख दिए हैं, जो सिद्ध हो चुके हैं, वो प्रमाणिक ग्रंथ जो हैं, जैसे आपकी कोई भी विवाद आता है कि ये सही बात है गलत है, तो आप एनसीईआरटी की बुक में जाते हैं, उसको माना जाता है। कहीं भी कोई विवाद आता है परीक्षा में, तो जो वो किताबें हैं वो प्रमाणिक ग्रंथ हैं, तो उनके माध्यम से, उनके अध्ययन से जो है हमें जो है ज्ञान प्राप्त होता है। तो अपने अनुभवों के साथ साथ अपने शिक्षक यानी विषय विशेषज्ञों से, अपने प्रमाणिक ग्रंथों, अपनी किताबों से जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है। शिक्षा बच्चे को इस योग्य बना देती है कि वह किसी भी प्रकार के ज्ञान को चिंतन व तर्क के आधार पर ही प्राप्त करे, मात्र तथ्यों को रटे नहीं। यानी कि शिक्षा का जो काम है, शिक्षा जो है बच्चे को इस लायक बना देते हैं कि वो रटंती विद्या को छोड़ के एक तरीके से वो तर्क वितर्क करे, चिंतन करे, अपना बुद्धि से, अपनी
योग्यता से जो है ज्ञान को जो है स्थायी रूप से ग्रहण करें, यानी कि रटना नहीं है। ज्ञान को जो है एक तरीके से अनुभव द्वारा, प्रैक्टिकल द्वारा, अपने जो तर्क वितर्क है, अपनी बुद्धि द्वारा है, उसे जो है मानना है, परिपक्व करना है। ज्ञान के विषय में जो अधिक जानकारी है उसके लिए जो है हम जो है निम्नलिखित पॉइंटों पर हम चर्चा कर सकते हैं। निम्नलिखित विशेषताएं हैं ज्ञान की। सबसे पहले, जो भी सत्य है वह ज्ञान है, यानी कि जो चीज सत्य है वही ज्ञान है। मान लीजिए भारत की राजधानी दिल्ली है, तो भारत की राजधानी दिल्ली है, ये बात सत्य है, तो ये क्या हुआ, एक तरीके से ज्ञान हुआ। यानी कि हमें क्या हुई है, एक तरीके से जानकारी हुई कि भारत की राजधानी क्या है, दिल्ली है, हमारे पास ये ज्ञान है। यदि ये बात गलत होती, हमें पता ही नहीं थी कि भारत की राजधानी मान लीजिए हम कहते कलकत्ता है, तो ये जानकारी गलत है, तो ये ज्ञान नहीं है, ये अज्ञान है। तो ज्ञान क्या हुआ, जो बात सत्य है अगर उसकी हमें जानकारी है तो वो क्या हुआ, ज्ञान हुआ। सबसे पहली विशेषता। दूसरी विशेषता आती है, ज्ञान को अनुभव से प्राप्त किया जाता है। यानी कि ज्ञान की विशेषता है कि ज्ञान को हम केवल अनुभव द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि हमें जब तक किसी चीज का अनुभव नहीं होगा, हम किसी चीज का जो है एक्सपीरियंस नहीं करेंगे, तो हमें उसका ज्ञान नहीं होगा। जैसे कि किसी ने कहा कि भाई यहां पर जो है जाने से जो है आपको नुकसान हो सकता है, किसी एरिया में जाने से, कि यहाँ पर जाने से आपको जो है वायरस लग सकता है, इधर की जाने से कोरोना है। तो जब तक हम उसको ज्ञान को सत्य नहीं मानेंगे, जब तक कि हम उस अनुभव को स्वयं न प्राप्त कर ले में कि यहाँ जाने से हमें क्या नुकसान हुआ है। तो अनुभव द्वारा भी हमें ज्ञान प्राप्त होता है। ज्ञान की विशेषता है। अगली विशेषता है, ज्ञान का कोई दायरा नहीं है, उसकी कोई सीमा नहीं है। यानी कि कोई नहीं कह सकता कि ज्ञान का ये दायरा है कि इसके बाद और कुछ चीज सीखने को नहीं है, या यहाँ पर ज्ञान समाप्त हो गया, ऐसा आगे को कोई ज्ञान नहीं ले सकते। यानी कि ज्ञान जीवन पर्यंत चलता रहता है। इस हम जीवन पर्यंत कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, कुछ ना कुछ ज्ञान प्राप्त होता रहता है। ज्ञान की कोई सीमा नहीं है, ज्ञान का कोई दायरा नहीं है, यानी कि उसकी कोई लिमिटेशन नहीं है। ज्ञान की अगली विशेषता, ज्ञान निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, अर्थात कभी समाप्त होने वाली प्रक्रिया नहीं है। देखिए, ज्ञान जो है हमें जन्म से लेकर मृत्यु तक हम कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, कुछ ना कुछ हमें जानकारी मिलती रहती है, कुछ ना कुछ हमारे अनुभव होते रहते हैं। तो उन अनुभवों के माध्यम से, उन जानकारियों के माध्यम से, उस सीखने के माध्यम से हमें कुछ ना कुछ ज्ञान होता रहता है जन्म से लेकर मृत्यु तक। तो ये निरंतर चलती है, हमें रोज कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, कुछ ना कुछ ज्ञान होता है। इस क्लास के बाद भी आपको कुछ ना कुछ आपका ज्ञान बढ़ेगा, आपको कोई ज्ञान होगा। यानी कि आज भी आप ज्ञान ले रहे हैं, कल भी आप ज्ञान लेंगे, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो। तो ज्ञान जो है हमेशा चलता रहता है। ज्ञान में विस्फोट नहीं होता, अर्थात वह धीरे धीरे बढ़ता है, न कि एक झटके में। यानी कि ऐसा नहीं है कि आज आपने कोई आपके अंदर विशेष शक्ति आई और आज ही जो है आप IAS PCS लेवल का आपके अंदर ज्ञान आ गया, या आपको जो है टेट सुपर टेट लेवल का ज्ञान आ गया और आपने जो है पहले झटके में जो है पहले दिन ही जो है आज ही फार्म भरा और आज ही परीक्षा दे दी और आज ही जो है आपने टेस्ट पास कर लिया। इस तरीके से ज्ञान नहीं मिलता। किसी भी चीज के ज्ञान के लिए जो है धीरे 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 समय के अकॉर्डिंग धीरे धीरे उस ज्ञान को हम बढ़ा सकते हैं, उस ज्ञान को हम प्राप्त कर सकते हैं। एक दिन में झटके के साथ हमें कोई भी ज्ञान प्राप्त नहीं होता, यानी ज्ञान का कोई एकदम से विस्फोट नहीं हो सकता, धीरे धीरे ज्ञान हमें मिलता है। ज्ञान कभी समाप्त नहीं होता। ज्ञान जो है इसकी जो विशेषता है अगली, ज्ञान कभी समाप्त नहीं होता, ज्ञान हमेशा चलता रहता है और ज्ञान की कभी एंड नहीं है, ज्ञान कभी समाप्त नहीं हो सकता। अगला जो विशेषता है, सूचना ज्ञान का स्रोत है। यानी कि जो सूचना है, जो जानकारी है, वो क्या है, ज्ञान के स्रोत हैं। जो भी हमें जानकारी मिलती है या जो हमें सूचना मिलती है उसके माध्यम से ही हमें जो है ज्ञान प्राप्त होता है, और वो जो है इसलिए ज्ञान का उन्हें स्रोत कहते हैं। ज्ञान एक शक्ति है। यदि जो व्यक्ति ज्ञानी है तो वो जो है कभी भी मात नहीं खाएगा। ज्ञान सबसे बड़ी शक्ति है। किसी भी क्षेत्र में कहीं भी जिस चीज का जिसे ज्ञान है उसके अंदर अलग ही क्वालिटी होती है, वो कभी मार नहीं खा सकता। मान लीजिए कोई वकील है, कोई LLB है, किसी को कानून की विशेष जानकारी है, तो वो पुलिस के चंगुल से या पुलिस वाले जो अन्याय मतलब गलत रूप से पैसे वसूलते हैं या गलत रूप से कुछ काम कर रहे हैं, चालान काट रहे हैं, तो जिसके पास जानकारी नहीं है कानून की तो वो तो सीधे सवाब उनकी बात मान लेगा। लेकिन जो वकील है या जो कानून का जानकार है या कानून की उसे ज्ञान है, तो वो वहां पर जो है अपनी ज्ञान की शक्ति दिखाएगा और वो जो है एकदम से जो है उनके खिलाफ जो है एक्शन भी ले सकता है। तो ज्ञान एक शक्ति है। पढ़ा लिखा व्यक्ति के अंदर अलग ही एक शक्ति होती है, चाहे वो अन्याय के खिलाफ उसे यूज कर सकता है। ज्ञान समय के परिणाम स्वरूप होता है। यानी कि ज्ञान जो होता है
जो समय के परिणाम स्वरूप होता है, यानी कि ज्ञान प्राप्त कर जो होता है वो अपने समय पर ही होता है। यानी कि कोई चीज, किसी चीज का ज्ञान किसी समय पर, विशेष समय पर ही होगा। मान लीजिए आपको कोई चीज सीख रहे हैं तो उस चीज को सीखने में कुछ टाइम मिलता है, उस चीज का ज्ञान प्राप्त करने में टाइम मिलता है। जब समय होता है उसका, उस समय के बाद जब परिणाम आता है, उस परिणाम के स्वरूप जो है आपको ज्ञान प्राप्त होता है। 3 चीजों पर आधारित होता है ज्ञान: सच्चाई, सबूत और विचार। यानी कि जो बात सच्ची है, जिसका सबूत है, एविडेंस है, और जो विचार है, हमारी सोच है, तो उस पर आधारित होता है हमारा ज्ञान। जैसे कि हम कहें कि भारत की राजधानी क्या है, भाई दिल्ली है, बात सत्य है, तो हमें क्या ज्ञान हो गया कि भारत की राजधानी दिल्ली है। सबूत क्या है आपके पास, हमने एनसीईआरटी की बुक दिखा दी कि यहां पर भारत की राजधानी दिल्ली है। हमने विचार किया, हमारा विचार है, हमारा तर्क है, हमने वितर्क किया, तो हमें पता चला कि भारत की राजधानी दिल्ली है। तो ज्ञान जो हुआ हमें भारत की राजधानी का, तो वो क्या हुआ, एक तरीके से सच्चाई, सबूत और विचार के आधार पर हुआ। ज्ञान सुनिश्चित होता है, यानी कि ज्ञान जो होता है एक सुनिश्चित, यानी कि एक क्रम द्वारा निश्चित किया जाता है ज्ञान का। एक मतलब कि एक फिक्स्ड होती है बात। ज्ञान जो भी ज्ञान होता है वो, उसमें जिस भी जानकारी की हमें जो भी जानकारी है, वो ज्ञान है हमारे पास कि भाई ये चीज है, गलत है या सही है, इस चीज का हमें ज्ञान है, तो वो फिक्स्ड होगी, वो हर जगह फिक्स्ड होगी कि ये जो है इसी तरीके से काम करेगा। जैसे मान लीजिए कि कोई इंजेक्शन है, अब वो जो है जहर को के खिलाफ लगाया जाता है। कोई किसी व्यक्ति को कोई जहर हो गया, किसी व्यक्ति को सर्प ने काट लिया, तो उसे जो है ये इंजेक्शन लगाया जाता है। तो ये इंजेक्शन फिक्स्ड है कि जब वो सांप उस तरीके का सांप काटेगा तो वही इंजेक्शन लगेगा। तो एक फिक्स बात हो गई। तो ज्ञान जो है, हमें ज्ञान था कि ये दवाई देने से जहर उतर जाएगा, तो एक फिक्स पैटर्न हुआ। तो वो क्या हुआ, ज्ञान जो है एक तरीके से सुनिश्चित होता है, यानी कि फिक्स होता है। भाषा के माध्यम से ज्ञान की प्राप्ति तथा इसका संचार होता है। भाषा जो है, ज्ञान प्राप्त हम किसी भाषा के माध्यम से ही करेंगे। हमें कोई जानकारी मिल रही है, वो हिंदी के माध्यम से मिल रही है, इंग्लिश के लेक्चर से मिल रही है, या संस्कृत वालों को संस्कृत से जानकारी मिल रही है, या जिस देश में जो सी भाषा, चाइना वाले वो चाइना भाषा में अपनी जानकारी लेते हैं, ज्ञान लेते हैं। और उसका संचार भी जो है भाषा के माध्यम से होता है। जितनी जिसकी भाषा विस्तृत होगी उसका ज्ञान उतना विस्तृत होगा। यानी जैसे कि इंग्लिश पूरे वर्ल्ड में बोली जाती है, तो कोई बात जो है, कोई ज्ञान जो है यदि जल्दी से दुनिया में फैलाना है तो उसे इंग्लिश में संचारित किया जाएगा, तो पूरी दुनिया में फैल जाएगा। तो ज्ञान का जो माध्यम होता है, भाषा जो है ज्ञान प्राप्त करने का माध्यम है, और उसको संचारित करने का भी एक तरीके से माध्यम का काम करती है। ये इसकी विशेषता हुई। अगली विशेषता हुई, तथ्य तथा मूल ज्ञान के ढांचे के आधार बनते हैं। यानी तथ्य, मूल ज्ञान, जो तथ्य होते हैं, तो जो मूल ज्ञान है उसका आधार जो होता है तथ्य होते हैं। ज्ञान की पुष्टि की जा सकती है, यानी कि जो ज्ञान है उसकी पुष्टि, यानी कि उसको जो है सिद्ध किया जा सकता है, उसे जो है हम प्रमाणित कर सकते हैं कि ये बात सही है। तो वो क्या हुआ, ज्ञान हुआ। जिस चीज को हम सिद्ध नहीं कर सकते तो वो ज्ञान नहीं हो सकता। हम कह दें कि भाई चंद्रमा पे जो है बस्ती है, तो उस चीज को हम पुष्ट कर सकते हैं। वहां पर हमने अपने सैटेलाइट भेजे, दुनिया भर की चीज भेजी, तो वहां पर कोई बस्ती नहीं है, तो हमें जानकारी है कि चंद्रमा पे कोई बस्ती नहीं है, तो ये हमारा ज्ञान पुष्ट हो गया। हम कहते हैं कि भाई सूरज जो है, सूरज के ऊपर जो है पेड़ पौधे हैं, तो इस चीज की पुष्टि नहीं हो सकती, क्योंकि सूर्य पर अभी तक कोई गया नहीं है, तो इस चीज को हम पुष्ट नहीं कर सकते, इसलिए अज्ञान माना जाएगा, इसे जो ज्ञान नहीं माना जाएगा। ज्ञान धन की तरह होता है। धन की बात ही, व्यक्ति जितना ज्ञान प्राप्त करेगा उसकी ज्ञान की भूख उतनी ही बढ़ती जाएगी। जैसे कि जो लोग जितना पैसा कमाते हैं, पैसे की भूख बढ़ जाती है। आज मेरे पास 1000 है, मैं सोचता हूँ 1 लाख हो जाए, 1 लाख के बाद आदमी सोचता है 1 करोड़ हो जाए, 1 करोड़ के बाद 100 करोड़ हो जाए। तो इस तरीके से जैसे धन की भूख बढ़ती रहती है आदमी की, उसी प्रकार ज्ञान की भूख भी बढ़ती रहती है। यानी कि जिसने ज्ञान प्राप्त करना शुरू कर दिया, या ज्ञान लेने की इच्छा जिसके अंदर पैदा हो गई, तो वो एक ज्ञान लेने के बाद फिर दूसरा ज्ञान लेता है, दूसरा ज्ञान लेने के बाद तीसरा ज्ञान लेता है। यानी कि उसके अंदर ज्ञान की भूख बढ़ती चली जाती है। धन, जैसे हम धन की भूख होती है किसी व्यक्ति के अंदर, किसी व्यक्ति के अंदर वो ज्ञान की भूख होती है। यानी कि एक ज्ञान के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, चौथा, यानी कि ज्ञान का भंडार बनना चाहता है वो। तो ज्ञान भी एक धन की तरह। ज्ञान मस्तिष्क का भोजन है। जैसा हम पेट में भूख लगती है तो हम कुछ खाते हैं, तो अब जब मस्तिष्क को जब भूख लगती है, मस्तिष्क चाहता है कि मेरे अंदर कोई ना कोई चीज कोई ना कुछ सूचनाएं, जानकारी, सत्यता, कोई तथ्य मेरे मस्तिष्क में आते रहें। तो मस्तिष्क के अंदर जो इकट्ठी होती हैं बातें,
एक तरीके मस्तिष्क की जो भूख शांत करता है वो ज्ञान शांत करता है। यानी कि जो मस्तिष्क में विचार उठे, कोई बात उठी, तो उस चीज का हम ज्ञान लेंगे, उस ज्ञान से हमारे मस्तिष्क की भूख मिटती है। एक तरीके मस्तिष्क के अंदर जो है ज्ञान स्टोर होता है, जिस प्रकार पेट के अंदर खाना। तो मस्तिष्क की जो भूख मिटाता है वो ज्ञान मिटाता है। ज्ञान प्राप्त करने से बड़ा और कोई सुख नहीं है। यानी कि यदि व्यक्ति को सुखी होना है तो व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। यदि व्यक्ति को सच्चा ज्ञान प्राप्त हो जाए, व्यक्ति ज्ञानी हो, तो उसे कभी कोई दुख महसूस नहीं होता। उससे बड़ा सुख जीवन में कोई नहीं है। यदि ज्ञान आपको प्राप्त है तो ज्ञान प्राप्त करने के लिए जो है हमें आध्यात्मिकता की रूप ओर भी जाना पड़ता है, हमें किताबों का सहारा भी लेना पड़ता है, हमें अनुभवों का सहारा भी लेना पड़ता है। यदि हमें सही ज्ञान प्राप्त हो जाए तो हम कभी भी दुखी नहीं होंगे, हम कभी भी निराश नहीं होंगे। तो ये ज्ञान की विशेषताएं थी। इन ज्ञान की विशेषताओं पर विशेष चर्चा की हमने। आज ज्ञान की विशेषताएं पूछी गई हैं एग्जाम में, प्रकृति पूछी गई है आपकी एग्जाम में। इसके अलावा आपके परिभाषा अर्थ पिछली कक्षा में भी चर्चा की थी। स्रोत और प्रकार जो ज्ञान के थे, इससे पिछली कक्षा आप देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अगली कक्षा के लिए हमसे जरूर जुड़ें, हमारी वीडियो को शेयर और लाइक करें, हमारा मोटिवेशन बढ़ाएं। धन्यवाद, नमस्कार।